नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या फिर पेंशन भोगी हैं, तो आज का यह वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इस वक्त सरकारी गलियारों में 8वें वेतन आयोग को लेकर एक ऐसी सनसनीखेज खबर आ रही है जिसने देश के 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित 8वें वेतन आयोग का काम अब अपनी समय सीमा के आधे पड़ाव पर पहुंच चुका है। कर्मचारी यूनियनों की तरफ से मोदी सरकार के सामने जो मांगे रखी गई हैं वे अविश्वसनीय है। मांग है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी को 18,000 से सीधा बढ़ाकर 69,000 किया जाए। आज के स्पेशल बुलेटिन में हम आपको पूरा गणित समझाएंगे कि आपकी इन हैंड सैलरी कितनी बढ़ेगी, एरियर कितना मिलेगा और यह कब से लागू होने जा रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त लेटेस्ट अपडेट क्या है। 3 नवंबर 2025 को गठित इस आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कुल 18 महीने का समय मिला है। इसका मतलब है कि आयोग अपने कार्यकाल के ठीक बीच में खड़ा है। इसके तहत देश के लगभग 50 लाख सेवारत कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशन भोगी, जिनमें हमारे देश के वीर रक्षा कर्मी भी शामिल हैं, इसके सीधे लाभार्थी होने वाले हैं। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि वेतन आयोग कोई सरकारी विभाग है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सरकार द्वारा बनाई गई एक विशेष टीम होती है जिसका काम सिर्फ यह देखना है कि देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के इस दौर में कितनी सैलरी मिलनी चाहिए ताकि उनका घर अच्छे से चल सके। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब देश में पहला वेतन आयोग आया था तब एक सरकारी कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी कितनी थी? चलिए आपको समय के पीछे ले चलते हैं। साल 1946 में जब पहला वेतन आयोग बना तब देश के एक अदने सरकारी कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी सिर्फ 55 रुपए महीना तय की गई थी। इसके बाद हर 10 साल में महंगाई बढ़ी और सैलरी भी। साल 1986 में यानी चौथे वेतन आयोग में यह बढ़कर 750 रुपए हुई। साल 2006 के छठे वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 7,000 किया गया और जो आज आप न्यूनतम 18,000 की बेसिक सैलरी देख रहे हैं वह साल 2016 में 7वें वेतन आयोग ने तय की थी। अब सोचिए, जो सफर 55 रुपए से शुरू हुआ था वह आज 8वें वेतन आयोग में कहां पहुंचने वाला है। यही कारण है कि कर्मचारी यूनियन सीधे 69,000 की मांग कर रहे हैं ताकि बढ़ती महंगाई का मुकाबला किया जा सके। आयोग की टीम ने राज्यों का दौरा करना और स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकें करना तेज कर दिया है। जुलाई के शुरुआती हफ्तों में कोलकाता और भुवनेश्वर जैसी जगहों पर कर्मचारी संगठनों के साथ आमने सामने की मैराथन बैठकें पूरी हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सस्पेंस इस बात पर बना हुआ है कि सरकार फाइनल फिटमेंट फैक्टर क्या तय करने वाली है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिससे आपका बैंक बैलेंस तय होता है, फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर वह फॉर्मूला होता है जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। इस बार कर्मचारी संगठनों ने महंगाई के बढ़ते स्तर को देखते हुए 3.83 गुना फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। अगर सरकार इस मांग को मान लेती है तो वर्तमान न्यूनतम सैलरी 18,000 से बढ़कर सीधे 69,000 के पार पहुंच जाएगी। लेकिन वित्तीय विशेषज्ञों और आर्थिक जानकारों के अनुसार सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ को देखते हुए सरकार 1.92 गुना से लेकर 2.57 गुना के बीच फिटमेंट फैक्टर मंजूर कर सकती है। अगर न्यूनतम 1.92 या 2.28 गुना फिटमेंट फैक्टर भी मिलता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 34,500 से लेकर 41,000 के पार चली जाएगी। यानी कम से कम फिटमेंट फैक्टर मिलने पर भी सैलरी में 2 गुना से ज्यादा का उछाल तय माना जा रहा है। इसके साथ ही यूनियनों ने सालाना होने वाले 3% के इंक्रीमेंट को बढ़ाकर 6% करने का और विभिन्न पे लेवल्स जैसे कि 2, 3, लेवल 4 और लेवल 5 को आपस में मर्ज करने का प्रस्ताव भी दिया है ताकि कर्मचारियों के बीच वेतन विसंगतियों को दूर किया जा सके। आइए अब सीधे तौर पे समझते हैं कि अलग अलग फिटमेंट फैक्टर पर आपकी सैलरी में क्या अंतर आएगा। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी, यानी हमारे पेंशनर्स। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से 65 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों की पेंशन और डियरनेस रिलीफ में भारी बढ़ोतरी होने वाली है। यहाँ एक बहुत बड़ा पैच फंसा हुआ है कि कर्मचारी यूनियन लगातार पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस आयोग की जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय की गई हैं उनके मुताबिक आयोग को नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाले फायदों की समीक्षा करने का काम दिया गया है। एक और सवाल जो आपके मन में होगा वह है बकाया वेतन यानी एरियर। जानकारों और खबरों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग का चक्र 1026 से प्रभावी होना माना जा रहा है। चूंकि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपने में मिड 2027 तक का समय लगेगा, इसका साफ मतलब है कि सरकार जब भी इसे लागू करेगी तब तक कर्मचारियों के 18 से 24 महीने बीत चुके होंगे। पे मैट्रिक्स के अनुमानों के अनुसार लेवल 1 से लेकर लेवल 5 के कर्मचारियों को 5 लाख से लेकर 14 लाख तक का मोटा एरियर एक मुश्त मिल सकता है, जो उनके बैंक खातों को खुशियों से भर देगा।
तो साथियों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह हमारे हाथ में कब तक आएगा। वर्तमान गति देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग अपनी अंतिम सिफारिशें फरवरी से अप्रैल 2027 के बीच सरकार को सौंप सकता है, जिसके बाद केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इसे पूर्ण रूप से नोटिफाई कर दिया जाएगा। सैलरी बढ़ने से न केवल कर्मचारियों की जेबें मजबूत होगी, बल्कि जब वे इस पैसे को बाजार में खर्च करेंगे तो देश की ऑटोमोबाइल, हाउसिंग और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स को भी भारी बूस्ट मिलेगा। अब एक बहुत जरूरी सवाल, जो लोग सरकारी नौकरी में नहीं हैं, क्या उन्हें भी इस खबर से खुश होना चाहिए? जवाब है हाँ, बिल्कुल। अर्थशास्त्र के नियम के अनुसार जब देश के 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों की जेब में एक साथ बम्पर पैसा आता है तो बाजार में लिक्विडिटी यानी पैसे का बहाव बहुत तेजी से बढ़ता है। यह लोग नया घर खरीदेंगे, नई गाड़ियां लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदेंगे और बाजारों में जमकर शॉपिंग करेंगे। इससे हमारे देश के छोटे व्यापारियों, ऑटोमोबाइल सेक्टर और रियल एस्टेट को भी भारी फायदा होता है और देश की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार मिलती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। बाजार में अचानक डिमांड बढ़ने से कुछ समय के लिए महंगाई भी थोड़ी बढ़ सकती है, यानी वेतन आयोग का असर देश के हर एक नागरिक पर पड़ता है। फिलहाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके अनुसार सरकार को न्यूनतम सैलरी कितनी रखनी चाहिए और फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए। अगर आपको यह व्यापक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी कर्मचारियों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें और देश की ऐसी ही सटीक खबरों के लिए हमारे नए यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले बड़े अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।